हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स को क्लासिफाई करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको क्या होता है इसमें। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड, कैसे टाइप्स के लिगेंड्स है उसके बेसिस पे कॉम्प्लेक्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस और दूसरा है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। जैसे नाम दिया गया, देखो होमोलेप्टिक, होमो मतलब क्या होता है? सेम। और लेप्टिक मतलब मान लो क्या होगा? लिगेंड्स, बराबर। होमो मतलब क्या हो गया? सेम। और लेप्टिक मतलब लिगेंड्स। अगर कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहां पर सेम टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट है तो आप उसको क्या बुला सकते हो? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के नाम से बुला सकते हो। जैसे देखिए एग्जांपल दिया गया है, सिर्फ यहाँ पर ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड होना चाहिए। एक टाइप के सिर्फ लिगेंड प्रेजेंट है तो समझ जाने का कि वो क्या है? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस है। जैसे CONH36 और +3 का चार्ज है। इस CO जो है आपका क्या है? सेंटर मेटल है। और ये जो अमोनिया जो है 6 अमोनिया जो है वो क्या है? लिगेंड है। बट है तो अमोनिया 6, बट 6 जो है वो अमोनिया ही है, मतलब सेम टाइप का ही लिगेंड है। तो इसलिए किस कैटेगरी में चला जाएगा? ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में चला जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, FeCN6 और 4- चार्ज दिया गया है। तो सेंट्रल मेटल यहाँ पर क्या है? Fe। और लिगेंड क्या है यहाँ पर? CN। है तो 6 लिगेंड, बट 6 के 6 क्या है? CN ही है, मतलब सेम टाइप के ही लिगेंड है। इसलिए ये भी किस कैटेगरी में चला जाएगा? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के कैटेगरी में चला जाएगा। दूसरा टाइप है क्या? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रो मतलब क्या होता है? डिफरेंट। लेप्टिक मतलब हो गया लिगेंड्स। मतलब अगर यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड्स हो, मतलब दो या दो से ज़्यादा टाइप के लिगेंड्स हो, तो ये किस कैटेगरी में चला जाएगा? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, तो मोर देन वन टाइप अगर लिगेंड है तो किस में चला गया? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के अंदर। जैसे CONH3 4 और Cl2। देखिए सेंटर मेटल आपका कोबाल्ट है। यहाँ पर जो लिगेंड है, एक अमोनिया वाला लिगेंड है और एक क्लोरीन वाला लिगेंड है। तो दो टाइप के लिगेंड आ चुके हैं यहाँ पर। एक तो अमोनिया जो कि 4 है, और एक तो क्लोरीन जो कि 2 है। हमको सिर्फ टाइप से मतलब है, कितना है वो मतलब नहीं है, सिर्फ टाइप। दो टाइप के लिगेंड है, एक तो अमोनिया और एक क्लोरीन। तो किस कैटेगरी में चला गया? ये हेट्रोलेप्टिक में। यहाँ पर भी देखिए PTNH3 ट्वाइस और Cl2। यहाँ पर भी देखो दो टाइप के लिगेंड है, एक तो अमोनिया और दूसरा क्लोरीन। तो अगर दो या दो से ज़्यादा टाइप के लिगेंड है तो किस कैटेगरी में चला जाएगा? वो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो ये एक तरीका था कॉम्प्लेक्स को क्लासिफाई करने का। दूसरा तरीका भी है चार्ज ऑन अ कॉम्प्लेक्स। चार्ज के बेसिस पे भी आप क्लासिफाई कर सकते हो। चलिए देखते हैं चार्ज के बेसिस पे कितने पार्ट में क्लासिफाई किया जाएगा। तो चार्ज के बेसिस पे 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है: कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो है कुछ तो पॉजिटिव चार्ज रिलेटेड होगा। तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेशन, बराबर ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर करके होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अगर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज तो आप उसको क्या बुला सकते हो? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के नाम से बुला सकते हो। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ZnNH3 4 और यहाँ पर उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज है? +2 का चार्ज है। तो किस कैटेगरी में चला गया? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के कैटेगरी में चला गया। मतलब कुछ भी एग्जाम्पल लो और उसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज अगर आपको दिख जाए तो किस कैटेगरी में चला जाएगा? वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के कैटेगरी में चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। वही सिंपल सी बात है, अगर किसी के भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अगर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो चुका है, किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अगर नेगेटिव चार्ज आ चुका है तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स के कैटेगरी में चला जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, FeCN6 और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज है? 4- का चार्ज है। नेगेटिव चार्ज आते ही क्या हो गया? वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स। थर्ड टाइप जो है वो है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। सिंपल सी बात है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव चार्ज ना तो नेगेटिव चार्ज, वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? वो आ जाएगा एनायनिक कॉम्प्लेक्स के कैटेगरी में। जैसे एग्जांपल दिया गया है PTNH3 ट्वाइस और Cl ट्वाइस। एक्चुअली क्या था?
सिस्प्लैटिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था। तो ये कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स है? एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, शॉर्ट में EAN। अब ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है? तो देखिए, एक सेंट्रल मेटल है और उसको बहुत सारा लिगेंड घेर के रखा है, बराबर। सेंट्रल मेटल के अराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बराबर। सेंट्रल मेटल के अराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ओवरऑल, उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? उसको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के हिसाब से बुलाया जाता है, बराबर। देखिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सेंट्रल मेटल के अराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उसी को हम लोग बुलाते क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखिए, EAN रूल क्या कहता है? देखिए, EAN रूल स्टेट्स दैट मेटल आयन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टिल इट्स अटेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। सेंट्रल मेटल तब तक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते रहता है जब तक कि उसके आगे वाले नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन वो ना पाले। जैसे या तो 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा उसको, या तो उसके अराउंड में 36 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा, या तो उसके अराउंड में 54 जो कि जेनॉन का नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है एटॉमिक नंबर, और या फिर 86 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा ताकि रेडॉन का वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन पा सके। वैसे तो हम लोग को ज़्यादातर इस ऐसे टाइप का क्वेश्चन देखना है जहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन जो कितना एक्सेप्ट करना चाहेगा इतना एक्सेप्ट कर लेगा ताकि वो क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पा ले, दैट इज 36 इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग में हो जाए, बराबर। तो चलिए EN निकालने के कुछ फॉर्मूलाज है वो देख लेते जरा। EN निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, EAN इज इक्वल्स टू Z माइनस एक्स प्लस वाई। Z माइनस एक्स प्लस वाई। Z जो होता है वो सेंट्रल मेटल का क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, बराबर। X जो होता है उसी सेंट्रल मेटल का क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और Y जो होता है, आपके पास लिगेंड मत बोला, आपके पास जितना भी डोनर होगा उस डोनर आइटम का क्या कर दो? डबल कर दो, तो आपको क्या मिल जाता है? Y मिल जाता है। तो Z मतलब एटॉमिक नंबर, X मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, और Y का मतलब 2 टाइम्स डोनर एटम्स। 2 टाइम्स क्यों लगाया गया? क्योंकि एक डोनर 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो चलिए इसको और अच्छे से समझ में आए आपको, इसके लिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पर मैं ले लेता हूं क्या, FeCN6 होल ब्रैकेट 4 माइनस का चार्ज ले लिया मैंने यहां पर। तो चलिए स्टार्ट करते एक एक करके निकालना। सबसे पहले निकाल लेते हैं Z। Z क्या होता है? सेंट्रल, एक मिनट जरा, Z क्या होता है? सेंट्रल मेटल, एक मिनट क्या हो रहा है ये? Z क्या होता है? सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर। तो सेंट्रल मेटल Fe का एटॉमिक नंबर कितना है? 26, मिल गया। अब X क्या होता है? उसी सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मान लीजिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो इसको मान लिया मैंने X प्लस साइनाइड 6, तो 6 टाइम्स CN आ चुका है, बराबर। और ओवरऑल चार्ज जो है राइट साइड लिखा जाता है कभी, तो ये हो गया आपका -4। यहाँ तक सही? चलिए वैल्यू डालते हैं बस। X प्लस हर एक साइड पे कितना चार्ज होता है? -1 का चार्ज, -4। अब 6 1 जा 6, ये हो चुका है -6। -6 राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा? +6। तो आपका जो आंसर आएगा 6 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा? +2। तो आपको x का वैल्यू भी मिल चुका है क्या? +2। बस अब एक आखिरी वैल्यू रह चुका है जिसका नाम है y। y का वैल्यू निकालना आसान है। चलिए देखते हैं कितने डोनर है। साइनाइड के पास पता ही होगा, एक ही डोनेशन में पार्ट लेता है, तो एक डोनर हो गया, बराबर। वैसे कितने डोनर है यहाँ पर? टोटल 6 हो गए, तो 6 हो गए, और उसको कितने से मल्टीप्लाई करने बोला था? मैं 2 से मल्टीप्लाई करने बोला था। तो 6 2 जा कितना हो गया? 12। तो y भी आपका मिल चुका है कितना? 12। अब बस फॉर्मूला में डालना है। फॉर्मूला क्या था? EAN इज इक्वल्स टू Z माइनस एक्स प्लस वाई, बराबर। Z माइनस एक्स प्लस वाई। Z का वैल्यू मिल चुका है 26, X का वैल्यू मिल चुका है +2, और Y का वैल्यू कितना मिल गया है? 12, बराबर। तो 26 माइनस 2 कितना हो गया? 34, और 34 प्लस 12 कितना हो गया? 36। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर Fe के अराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 36 इलेक्ट्रॉन्स है। देख लीजिए कभी कभी जो है वैल्यू ज़्यादा भी आता है, कभी कभी कम भी आता है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर EAN का वैल्यू जो है
अगर एग्जैक्ट 36 आ रहा है मतलब हम बोल सकते हैं कि इसने क्या किया है, ई ए एन रूल क्या किया, ओबे कर लिया। अगर मान लीजिए अगर 36 से कम आ रहा है या फिर 36 ज़्यादा आ गया तो हम लिखते हैं क्या, इस कॉम्प्लेक्स ने ई ए एन रूल जो है वो क्या कर लिया है, डिसओबे कर लिया है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं जरा, कौन सा एग्जांपल ले लूँ, चलो ये वाला COEN थ्राइस, ओके, और इस पे डाल दिया मैंने +3 का चार्ज। यही एग्जांपल क्यों लिया, ताकि आपका जो y निकालते वक्त कंफ्यूजन आने वाला है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए Z कोबाल्ट है, कोबाल्ट का Z का वैल्यू क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, पिको मतलब 27। तो यहाँ पर आ गया 27, x निकालना है तो इसको कोबाल्ट को मान लेते हैं x +3 EN है, थ्राइस EN, और ओवरऑल चार्ज क्या है इस पे +3 का चार्ज है। अब अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज होगा तो एक्चुअली EN पे चार्ज कितना होता है, 0 चार्ज होता है। चार्ज के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो IUPAC ही आने वाला है और वहाँ पर सारे लिगेंड का आप चार्ज देखने वाले हो। ठीक है, तो फिलहाल EN पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है, बस याद रखो। ये तो पूरा 0 हो गया तो x का वैल्यू कितना निकल गया अपने आप, +3 आ चुका है। अब बारी आ चुका है y निकालने का। तो लिगेंड कितना है 3, तो आप तो क्या कर दोगे 3 इंटू क्या कर दोगे 2, जो कि हो जाएगा 6, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा था, डोनर एटम की बात करता था। EN जो होता है आपका वो बाइडेंटेड लिगेंड है, उसके पास कितना होता है, 2 डोनर होता है। तो एक EN के पास कितना हो गया, 2 डोनर, तो 3 EN के पास कितना हो गया, 6 डोनर। तो एक्चुअली Y का वैल्यू जो आ गया वो 6, और हर एक डोनर 2 डोनेट करते हैं इसलिए इनटू क्या करना पड़ेगा 2। तो इस बार कितना आ गया आंसर, 12 करके आया, बराबर। x भी मिल चुका है, y भी मिल चुका है और z भी मिल चुका है। EAN रूल अप्लाई कर लेते हैं, EAN इज इक्वल्स टू z माइनस एक्स प्लस वाई। z का वैल्यू कितना आया है देख लीजिए 27 था, x का वैल्यू कितना मिल चुका है 3 मिल चुका है, और y का वैल्यू कितना मिल गया 12 मिल गया। तो 27 में से 3 चला गया, कितना आ गया 24, और 24 + 12 कितना आ चुका है फिर से 36। फिर से इस कॉम्प्लेक्स ने EAN रूल क्या कर लिया है, ओबे कर लिया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, इसका वैल्यू निकाल के इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।